हेलो प्यारे बच्चों, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं अब तक लगभग 118 तरह के तत्वों की खोज की जा चुकी है। इन्हीं तत्वों से मिलकर हम और आप और ये पूरी सृष्टि निर्मित है। इन तत्वों के गुणों को, इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, अर्थात इनको हम आसानी से समझ सकें, आसानी से इनके गुणों को याद रख सकें या दूसरों को समझा सकें, इसके लिए इन तत्वों का वर्गीकरण कर दिया गया है। अब इनके वर्गीकरण की जो दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई है, उसमें तत्वों को सुविधा के लिए वो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आइए बारी बारी से हम विभिन्न ब्लॉकों के बारे में और उनमें जो तत्व हैं उनकी खूबियों के बारे में चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो इस क्रम में आज हम सबसे पहले एस ब्लॉक तत्व के गुण और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब अगर एस ब्लॉक तत्वों की परिभाषा की बात की जाए तो कहा जाता है ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि अब बाउ नियम के अनुसार आप लोग बनाना सीख चुके हैं, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक तत्व कह दिया जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में स्थित पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम लोग एस ब्लॉक तत्व कह देते हैं। अब यहां पर विशेष रूप से एक बात नोट करेंगे कि हाइड्रोजन को हालांकि यहां पर एस ब्लॉक में लिख दिया गया है, किंतु हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान आज भी विवादास्पद बना हुआ है। मतलब ये पहले वर्ग में होते हुए भी पहले वर्ग में यानी एस ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा हाइड्रोजन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में करेंगे। शॉर्टकट में आप हल्का सा जान लें यहां पर। दरअसल हाइड्रोजन को पहले वर्ग में एस ब्लॉक में इसलिए रख दिया गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन1s1 प्रकार का यानी एस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे पहले वर्ग में एस ब्लॉक में रख दिया गया है। उसके अलावा पहले वर्ग के तत्वों के समान ही ये +1 प्रकार का धनायन भी बनाता है, लेकिन इसके विपरीत इसके कई गुण पहले वर्ग वाले तत्वों से भिन्न प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन असल में 17वें वर्ग के जो हैलोजन तत्व हैं उनके समान भी गुण दिखाता है। हैलोजन जो तत्व हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम जैसा स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से हाइड्रोजन ऋणायन भी बनाता है। हैलोजन तत्व अधातु हैं, हाइड्रोजन भी इनके समान अधातु तत्व है। तो इन सब वजहों से इसका स्थान आज भी विवादास्पद बना हुआ है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग हाइड्रोजन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में करेंगे। तो यहां पर आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये पहले वर्ग में होते हुए भी एस ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो अब कुल मिलाकर एस ब्लॉक तत्व या पहले वर्ग में जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको क्षार धातु तत्व एल्कली मेटल भी कह दिया जाता है। कारण क्योंकि असल में इनके जो ऑक्साइड होते हैं पहले वर्ग के तत्वों के वो क्षारीय होते हैं नेचर में, और इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो प्रबल क्षार हैं। प्रबल क्षार का मतलब लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और क्षारीय ऑक्साइड का मतलब असल में इनको ऑक्साइड अगर जल में से क्रिया कराई जाए उनकी तो क्षार बना लेते हैं। जैसे अभी उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पहले वर्ग का एक तत्व है सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड, तो सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया अगर कराई जाए तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये हालांकि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में विस्तार से इसकी चर्चा होगी। अब यहां पर यौगिक जब बनता है हम जानते हैं संयोजकता का आदान प्रदान हो जाया करता है। तो इस स्थिति में सोडियम की ऑक्सीजन से जब क्रिया कराई जाएगी तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा उसका फार्मूला होगा सोडियम के
आगे 2 और ऑक्सीजन के आगे 1, मतलब नथिंग। एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है। तो सोडियम के ऑक्साइड का सूत्र हो गया Na2O। अब ये कहा जा रहा कि जो पहले वर्ग के तत्व हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, मतलब ये ऑक्साइड क्षारीय है। क्षारीय का मतलब अगर इसकी जल से क्रिया करा दी जाए तो क्षार बन जाएगा। पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके बात हो रही है, हाइड्रोजन तो मैंने बता दिया विवादित है आज भी, और वैसे भी ये अधातु तत्व है, तो ये क्षार धातु तत्व नहीं है। क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम यही तत्व हैं। तो क्षार धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय, मतलब इनकी जब जल से क्रिया कराई जाती है तो क्षार बन जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड को अगर जल में घोल दिया जाए तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये प्रबल क्षार है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, हम जानते हैं। और अम्ल क्या होते हैं जो नीली लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार पहले वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें क्षार धातु तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। कारण दरअसल दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं, और मृदा मतलब मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं, नॉन फ्यूजिबल होते हैं, इसलिए उन्हें क्षारीय मृदा धातु तत्व कह दिया जाता है दूसरे वर्ग वाले तत्वों को। क्लियर हो गया? तो अब आइए हम लोग एस ब्लॉक तत्वों की विशेषता की बात करते हैं। अब विशेषता की अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट, प्रायः सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जिस भी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता की हम बात करेंगे, ये आप एक सिस्टम बना लें कि उसमें पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं किसी भी तत्व के जो गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम शुरुआत करेंगे तत्वों के विशेषता की। तो एस ब्लॉक तत्वों की विशेषता में अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बात करिए। तो एस ब्लॉक तत्वों का देखा गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बाहरी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो NS1 या NS2 प्रकार का होता है। मतलब इन तत्वों के बाहरी कोश के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए उदाहरण के रूप में, जैसे अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1। इसी तरह से सोडियम, उसके नीचे है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इनमें हमने देखा S1, यहाँ भी S1, यानी कि लिथियम में बाहरी कोश में में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी बाहरी कोश के S में 1 इलेक्ट्रॉन। इनमें जितने भी पहले वर्ग के तत्व हैं सभी में S1 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और इनकी आवर्त संख्या के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से बाहरी कोश के S में इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम में दूसरा आवर्त है तो 2s1, देखिए 2s1, सोडियम में 3s1 होना चाहिए, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1 और फ्रांसियम में 7s1 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस प्रकार आवर्त सारणी में स्थिति देख करके भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्लियर? अब सेकेंड वर्ग के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा देखें। जैसे बेरिलियम 4 परमाणु क्रमांक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। इसमें भी आप देख रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s में गया है, मतलब ये भी s ब्लॉक तत्व है। अब अगर मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। इस प्रकार से जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उन सभी के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 प्रकार का होगा, और पहले वर्ग के जो तत्व होंगे उनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 प्रकार का होगा। इनकी भी आवर्त सारणी में स्थिति देख करके हम बाहरी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप बता सकते हैं। क्या? जैसे ये दूसरे आवर्त में बेरिलियम है तो 2s2, देखिए 2s2 है। मैग्नीशियम तीसरे में है तो 3s2 होना चाहिए। इस तरह से अगर कैल्शियम की बात की जाए तो 4s2 आएगा लास्ट में इसमें, अगर स्ट्रांसियम की बात की जाए तो 5s2 आएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रमुख खूबी हो गई एस ब्लॉक तत्वों की। क्या? कि इनके बाहरी कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 प्रकार का होता है। अब दूसरी विशेषता की बात करें हम लोग तो, क्योंकि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही संयोजकता डिपेंड करती है, तो इस संयोजकता की बात करेंगे। अब जनरली संयोजकता, इसके बारे में विस्तार से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बात करेंगे। आप ये ध्यान रख सकते हैं, क्या शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि संयोजकता का मतलब होता है पावर और कैपेसिटी टू कंबाइन विद ईच अदर, किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को ही जनरली संयोजकता कहा जाता है। तो दरअसल कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करते समय जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या साझा करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये त्याग करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा। इधर ये अपने बाहरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस की, उत्कृष्ट गैस की स्थायी संरचना, मतलब बाहरी कोश में 8 हो जाएंगे तब संरचना प्राप्त कर लेगा। इस तरह से बेरिलियम बाहरी कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। मैग्नीशियम अपने बाहरी कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये 8 यानी कि नियोन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो कुल मिलाकर के बंध बनाते समय कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या साझा करता है, दरअसल उसी को उसकी संयोजकता, वैलेंसी कह दिया जाता है। तो एस ब्लॉक तत्वों की निश्चित संयोजकता होती है, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। पहले वर्ग में जितने तत्व हैं उन सभी की संयोजकता 1, और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? चलिए अब धन विद्युतीय लक्षण की बात करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो दरअसल में पहले वर्ग के जो तत्व हैं वो अपने बाहरी कोश का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि +1 प्रकार का धनायन, M मतलब मेटल +1 प्रकार का धनायन बनाएंगे। जो भी मेटल होगा उसके ऊपर +1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1 वगैरह वगैरह। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं, क्योंकि उनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त कर लेते हैं और +2 प्रकार का, मतलब M+2 प्रकार का धनायन बनाते हैं। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। क्लियर? चलिए अब इसी क्रम में हम बात करते हैं धात्विक लक्षण की, मेटलिक कैरेक्टर। तो दरअसल में जो एस ब्लॉक वाले तत्व हैं सभी शुद्ध रूप से धातु तत्व हैं। अब इसमें हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन तो अधातु तत्व है। तो जो एस ब्लॉक तत्व हैं वो सभी क्या हैं? शुद्ध रूप से धातु तत्व, मेटल हैं सभी। अब धातु का मतलब आप जानते हैं कि धातुओं के जो भी गुण हैं वो सारे इनके गुण हैं कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं, उनको पीटने पर फैल जाती हैं, खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं, वो सारे गुण इनके अंदर विद्यमान रहेंगे। क्लियर? अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग आवर्ती गुण का अध्ययन करते समय बात किए थे कि परमाणु त्रिज्या का मान किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर क्रमशः घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो उसी पैटर्न पर अब आप आराम से अपने आप याद रख सकते हैं बिना रटे हुए। क्या? चूंकि एस ब्लॉक तत्व बाईं ओर हैं और इधर से इधर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान, एस ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया? अब उसी क्रम में आगे बढ़ें, आयनन एंथैल्पी की बात करें, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की बात करें तो दरअसल एस ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है। बताया गया था आपको, परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है? चलिए अब इसी क्रम में अगला इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की अगर बात करें तो अब अपने आप ही आपको याद रहना चाहिए कि एस ब्लॉक तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है। अब इसी क्रम में अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए अपने आप ही आपको याद रहना चाहिए कि एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान
आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है तथा ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः कम होता जाता है। क्लियर है? चलिए अब अपचायक क्षमता की बात करें तो दरअसल में ये सभी धातु तत्व हैं, ब्लॉक तत्व, और ये ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में दरअसल जितने भी धातु तत्व हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन हो जाएगा। उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों किया, उसका अपचयन हुआ क्यों? किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो अपचायक कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो सभी एस ब्लॉक तत्व अपचायक होते हैं शुद्ध रूप से, और जितनी भी धातुएं हैं जनरली वो अपचायक गुण दिखाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली त्याग देती हैं। तो धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं अक्षीकारक होती हैं। तो ये सभी धातु तत्व हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक की भांति, रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर हो गया? अब ज्वाला का रंग, हाँ यह एक विशेष गुण है। ज्वाला का रंग मतलब फ्लेम कलरेशन। दरअसल में अगर एस ब्लॉक तत्वों को ज्वाला में गर्म किया जाए तो उसे एक विशेष रंग प्रदान कर देते हैं। कारण, क्योंकि इनके जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है उनका आनन विभव बहुत कम होता है, थोड़ी सी ऊर्जा या ऊष्मा पा करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब अपनी आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में वापस लौटते हैं तो कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण, कुछ निश्चित तरंग लंबाई वाले विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण ज्वाला में एक रंग आ जाता है। जैसे लिथियम लाल रंग की ज्वाला देता है, सोडियम सुनहरे पीले रंग की, सोडियम सुनहरे पीले रंग की ज्वाला देता है, कैल्शियम ईंट जैसे लाल रंग की ज्वाला देता है। इस तरह से बेरियम की बात करें तो हरे रंग की ज्वाला देता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं यौगिक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपाउंड। तो एस ब्लॉक तत्व दरअसल में वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं या आयनिक यौगिक बनाते हैं। कारण, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो इन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, और इस तरह से जो यौगिक बनता है उसे वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो एस ब्लॉक तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब मैं समझता हूँ आपको बखूबी एस ब्लॉक तत्वों की खूबियाँ, इनकी विशेषताएं, इनके गुण याद हो गए होंगे। इसको आप सुविधा के लिए नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।